हेलो दोस्तों, आज मैं आपको रंग कहानी का भाग 2 सुनाने जा रही हूँ। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। पर कहानी सुनने के पहले कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब तक आपने पढ़ा, बड़ी बहू सुमित्रा अम्मा की लाडली तो थी ही, उनका गरूर भी थी। जब से ब्याह कर आई थी, पूरे घर को अपने आंचल में बांध लिया था। भाइयों उनकी बीवियों की लड़ाइयों के बावजूद घर की एक ईंट को भी सरकने नहीं दिया था। इसलिए उनकी बात सुन लेती थी अम्मा जी और मान भी लेती थी। ना सुमित्रा, इस बार तेरी नहीं सुनूंगी, करने दे मुझे यह नई रीत। जमाना बदल गया है तो परंपरा भी बदलनी चाहिए। तेरी बहू कोई मेरी तरह कुछ जमात तो पढ़ी नहीं, एमए है, इतनी अच्छी कलाकार है। देखी नहीं क्या तूने उसकी बनी पेंटिंग? तू भी तो उसे रंगों का जादूगर कहती है। अब आगे। सफ़ेद कैनवास पर जब अपनी कूची से वह रंगों को आकार देती है तो कौन नहीं है जो उसकी तारीफ नहीं करता। जगदीश तो उसके लिए ना जाने कहां कहां से रंग और ब्रश मंगाया करता था। मुझसे कहता था, अम्मा जी जैसे ही कुसुम की 50 पेंटिंग बन गई, मैं उनकी एग्जीबिशन लगाऊंगा। मैं चाहता हूँ उसका देश विदेश में नाम हो। वह जितनी अच्छी है उतनी ही सुंदर पेंटिंग भी बनाती है। उसके चित्र मेरी आत्मा में बस जाते हैं। मैं उसे जीना नहीं छीन सकती। जगदीश भी कभी नहीं चाहेगा ऐसा हो। वह जहाँ भी होगा उसके चित्रों को निहारेगा। वे उसकी आत्मा में बसे थे। अम्मा जी ने सिर झुकाए पास बैठी कुसुम के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा। प्यार का स्पर्श पाते ही आंसुओं का सैलाब फूट पड़ा एक बार फिर से कुसुम की आंखों से। कैसे अचानक चले गए तुम जगदीश, ऐसे भी भला कोई जाता है? तुम कितने खुश थे, हंस रहे थे, मुझे बाहों में भरकर प्यार कर रहे थे कि अचानक पसीने से भीग गए थे। सीने पर हाथ रखकर पलंग पर लेट गए थे और मेरा हाथ थाम लिया था। बस वही अंतिम पल था। उस समय भी आंखों में मेरे लिए प्यार था। कार्डियक अरेस्ट। 30 साल की उम्र में दिल ने काम करना बंद कर दिया था। उसे लगता है कोई मजाक किया है जगदीश ने उसके साथ। अभी हंसते हुए लौट आएंगे और कहेंगे, देखा कैसे बुद्धू बनाया। चलो किसी पार्क में चलते हैं, तुम वहाँ बैठकर अस्त होते सूरज का चित्र बनाना और मैं तुम्हें निहारूंगा। दीदी, मातम के घर में क्या तुम्हें ठिठोली सूझ रही है? उनसे 4 बरस छोटी बहन भड़क उठी। शुरू से ही बड़ी तेज थी वह, एकदम खुर्राट, किसी की कोई परवाह नहीं। बड़ी बहन पर रोब मारने से चूकती नहीं थी, क्योंकि खुद तो बड़े वैभव से और घमंड से पति के पल्लू में बांधे रहती थी। अकुल संपत्ति थी, इसलिए अहंकार से भरी रहती थी। तू कुछ ना बोल, यह क्या ठिठोली करने का वक्त है? कभी तो सोच कर शब्द निकाला कर दुलारी। क्या गलत कह दिया मैंने दीदी? आपने कभी पहने रंग? या आपके हमारे परिवार में किसी विधवा ने पहने चमकीले कपड़े? बरसों से चली आ रही रीत को नए जमाने में किए जाने वाले बदलाव का नाम देकर कुसुम का पक्ष ना लो। अपने ही दिन याद कर लो। दुलारी तर्क ना करे, यह तो संभव ही नहीं। मेरी बात ना कर दुलारी, मेरे लिए क्या सफ़ेद और क्या रंग। घर में सबसे बड़ी थी, इसलिए ना पढ़ने को मिला ना मन का करने को। ब्याह मेरे लिए किसी गुड्डे गुड्डी के खेल से कम ना था। शादी हो गई तो भी कहाँ अकल थी कि समझूं कि कैसे बर्ताव करना है। सोचती थी मायके को छोड़ नए घर आई हूँ तो खेलने के लिए नया दोस्त मिल गया है। ब्याह के अगले दिन ही अपने गिट्टे निकाल कर बैठ गई थी कि उसके साथ खेलूंगी। वह हंसा था,
कि लड़का हूँ, गिट्टे नहीं खेलता। तो मैंने कहा था कि चलो गेंद बल्ला खेलते हैं। जब तक कुछ समझती बच्चे हो गए और उन्हें पालने में लग गई। पति का साथ पाने की ललक जब मन में उठी तब वहीं छोड़कर चली गई। सास ने जो कहा वहीं किया। तब से आज तक रंगों की खुशबू तक महसूस नहीं की है। होली पर खुद को कमरे में बंद कर लेती हूँ। तू क्या चाहती है, कुसुम भी वही करे? ना, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। उनके स्वर में व्यापक दृढ़ता सबको हिला गई। उनकी दूसरी बहू, जिनसे उनकी कभी नहीं बनी थी, हैरानी से ठुड्डी पर हाथ रखे, माथे पर त्योड़ियाँ चढ़ाते हुए अपना पल्लू संभालते कुसुम के मायके वालों को अवहेलना भरी नजरों से देखती, उन्हें एक तरफ सरकने के लिए कहते हुए अपनी बहू मीनू के पास आकर बैठ गई। जगदीश से पहले उसके बेटे की शादी हुई थी और इतना दहेज आया था कि उसे संभालने में महीनों लग गए थे। जाने क्या हो गया है अम्मा जी को? तेरी कुसुम से कोई बात हुई क्या? उसने कुछ कहा है? उम्र के इस पड़ाव पर पहुंचकर जब कब्र में पाँव लटके हैं, जाने क्यों परंपराओं की धज्जियां उड़ा रही हैं। नहीं माँ, कुसुम क्या कहेगी, वह तो इस हालत में है ही नहीं। जगदीश भाई का जाना क्या वह सह सकती है? पत्थर हो गई है। मीनू अपनी सास के स्वभाव से परिचित थी कि कैसे वह हमेशा अपने व्यंग्य बाणों से दूसरों को छलनी करने के लिए कमर कसे बैठी रहती थी। कुसुम के लिए उसके मन में शुरू से ही एक निर्मलता थी। बहुत हो गई बहसबाजी, और कोई कुछ नहीं सुनना मुझे। सुमित्रा बहू को अंदर ले जा, नहाकर आराम कर लेगी और तुम सब भी नहा लो। उसे अकेले छोड़ देना, कोई तंग ना करे। अकेले में जी भरकर रो लेगी तो भीतर जमा दर्द कुछ तो बह जाएगा मेरी बच्ची का। अम्मा जी ने जैसे फरमान सुनाया और उठ गई। उनके उठते ही आंगन में फुसफुसाहटें बढ़ गई और हाथ लहराते, टीका टिप्पणी करते, मन की भड़ास निकालते आस पड़ोस की महिलाएं अपने अपने रास्ते चल दीं। रिश्तेदार भी सोचने लगे कि क्या करें। कुसुम के मायके वाले हतप्रभ थे। वे सफ़ेद चादर पर बुत बने बैठे रहे। बेटी के कमरे में जाएं या घर लौट जाएं, वे असमंजस में थे। बेटा सोहन सामने आ खड़ा हुआ। क्या कर रही हो अम्मा? यह सब तमाशा, जगदीश के जाने का गम ही क्या कम है? अम्मा, मैंने जवान बेटा खोया है, अपना शौक तो चैन से मनाने दो। तूने शादी के समय क्या कुसुम और उसके घर वालों को बताया था कि जगदीश का दिल बचपन से ही कमजोर है? जानती हूँ, नहीं बताया होगा। तेरी तो हर बात वैसे ही छिपाने की आदत है सोहन। अम्मा जी ने बेटे की आंखों में आंखें डालते हुए कहा। वह बचपन की बात थी, इलाज हुआ था उसका, ठीक हो गया था। इसमें बताने जैसा क्या था? कुसुम के बारे में तो सारी पूछताछ की गई थी, जगदीश के बारे में बताना जरूरी नहीं समझा? सोहन, तेरे फलसफे हमेशा से निराले रहे हैं। मेरी बात कान खोलकर सुन ले। मेरे फैसले पर आवाज उठाने की हिम्मत मत करना। मैं कुसुम के साथ कुछ भी गलत नहीं होने दूंगी। उसके और जगदीश के प्रेम का ही मान रख ले। ऐसा प्यार देखा तूने अपने परिवार में किसी के बीच? वह बच्ची किसी बात का विरोध नहीं करेगी, जानती हूँ मैं। जैसा कहेंगे कर लेगी। अपने सपने भूल जाएगी, जीना छोड़ देगी, अपने को समेटकर कमरे में बंद कर लेगी और जगदीश की याद में सारा जीवन बेरंग गुजार देगी। लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। जाकर स्नान कर ले, तेरह दिन का शोक रहेगा। तब तक कोई शोर ना उठे। शोर तो उठा, पर उसकी आवाज दबी दबी सी रही।
फुसफुसाते हुए सब अम्मा जी के फैसले पर एक दूसरे से विरोध जताते रहे। कुसुम के साए की तरह वह उसके साथ बनी रही। कुसुम की आंखों में सवाल थे, पर वह चुप रही। सारे श्रृंगार उसने खुद ही उतार दिए थे। चुप रही थी हर चीज, बस सफेद साड़ी नहीं पहनने दी गई। अम्मा जी ने भी कुछ नहीं कहा। जानती थी कि इस समय उसका दुखी मन बिंदी लगाने के लिए तैयार नहीं होगा, चूड़ी पहनने के लिए नहीं मानेगा। महीना हो गया था जगदीश को गए। कुसुम मायके रहकर लौट आई थी। उसके माता पिता नहीं चाहते थे कि वह ससुराल लौटे, पर जगदीश की सारी यादें वही थीं। वह कैसे ना लौटती, और अम्मा जी उन्हें कैसे छोड़ दे वह। उसके कमरे के रंगों के डिब्बे, कैनवास और ब्रश से भर दिया था उन्होंने। वह सारा दिन कमरे में बैठी पेंटिंग बनाती रहती, उदासी के सारे रंग उनमें उड़ेल देती। तो अम्मा जी आकर कुछ चटक रंग भरने को कहती। सुख दुख दोनों साथ साथ चलते हैं, इसलिए गम के साथ खुशी के छींटे भी कैनवास पर दिखने चाहिए। जगदीश की मीठी यादें, उसका प्यार और कैनवास पर उगते सूरज की लालिमा की तरह होना चाहिए। कुसुम उनसे लिपटकर रो पड़ती। सोहन, कुसुम की 50 पेंटिंग बनकर तैयार हो गई हैं। उनकी एग्जीबिशन की तैयारी करके बढ़िया सा हॉल बुक कर और निमंत्रण पत्र छपवा। सुमित्रा, जान पहचान वालों, रिश्तेदारों, पड़ोसियों को बुलाना। जगदीश का सपना पूरा होगा आज। हैरानी से अम्मा जी को देखते हुए सोहन ने पूछा, इतना ताम झाम कर रही हो तो यह भी बता दो कि चीफ गेस्ट कौन होगा, एग्जीबिशन का उद्घाटन कौन करेगा। उसकी आवाज से व्यंग्य झलक रहा था। यह भी कोई पूछने की बात है? उद्घाटन भी मैं करूंगी और चीफ गेस्ट भी मैं ही रहूंगी। अपने कमरे की चौखट पर ब्रश हाथ में पकड़े खड़ी कुसुम ने अम्मा जी की ओर देखा। उसके होठों पर आज कितने दिनों बाद उन्होंने मुस्कान की एक हल्की लकीर देखी थी। उसके हाथों में खनखनाती चूड़ियों, माथे पर लगी बिंदी और रंग बिरंगे फूलों वाली साड़ी में से उन्हें जगदीश का हंसता हुआ चेहरा झांकता नजर आया। दोस्तों, कहानी बहुत ही इमोशनल है और आधुनिक विचारों पर आधारित है। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसी अधिक कहानियों के लिए कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।